आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम इस दृश्य श्रवित सामग्री में संख्या विषय पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 7वीं से लिया गया है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, संज्ञा के कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि सीमा। सीमा व्यक्ति का नाम। दूसरा उदाहरण राम व्यक्ति का नाम। गेंद वस्तु का नाम और मोती वस्तु का नाम। अगर यहाँ पर होता मोती हीरे से बना है तो हीरा कौन सी संज्ञा होगा? आइए अब हम धीरे धीरे आगे बढ़कर संज्ञा के परिभाषा को देखें, संज्ञा के पहचाने, ताकि हम यह बता सकें कि अगर मोती हीरे से बना है तो हीरा कौन सा संज्ञा का भेद होगा। परिभाषा। संसार में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी नाम से जानी जाती है। व्याकरण में इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपको इन चित्रों में दिख रहा है, लड़की या बालिका एक व्यक्ति है तो यह भी संज्ञा। शेर एक पशु है, यह भी संज्ञा। किताब एक वस्तु है, संज्ञा। जगह या स्थान फिर से संज्ञा। आइए संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अब यहाँ पर 4 उदाहरण आपको दिए गए हैं, जिसमें से मैं आपको एक उदाहरण के सारे उत्तर बताऊंगी, ताकि अब बाकी के 3 उदाहरणों के उत्तर खुद कर पाए। आगरा एक स्थान का नाम है तो यह संज्ञा होगा। ताजमहल एक स्थान का नाम है तो यह भी संज्ञा होगा। और शाहजहां व्यक्ति का नाम है तो यह भी संज्ञा होगा। इसका मतलब है कि पहले उदाहरण में हमारे पास 3 संज्ञाएं हैं। संज्ञा की थोड़ी सरल परिभाषा को भी देखते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, अर्थात लिंग वचन कारक के कारण इनमें परिवर्तन हो जाता है। अब हम संज्ञा के भेद देखते हैं। पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा, तीसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा, और ये जो बाकी के 2 भेद होते हैं ये जातिवाचक संज्ञा के भेद कहलाते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पक्षी है। पक्षी, किसी पक्षी का नाम ना यहाँ पे नहीं लिखा गया है, सिर्फ पक्षी लिखा गया है। अगर किसी पक्षी का नाम होता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएगा। अब पेड़, किसी पेड़ के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि किस चीज़ का पेड़, आम का पेड़ या बरगद का पेड़ या नीम का पेड़, यह नहीं लिखा गया है, सिर्फ पेड़ शब्द लिखा गया है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। समान ही चीज सभी उदाहरणों के साथ होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को देखते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक शब्द कहलाते हैं या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा गया है, किसी वस्तु का नाम लिखा गया है या किसी स्थान का नाम लिखा गया है या इत्यादि किसी भी चीज का नाम लिखा गया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा भेद में आएगा। उदाहरण देखते हैं। राम एक अच्छा बालक है।
अब यह उदाहरण में दो संज्ञाएं हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बालक। तो बालक, किसी बालक का नाम लिखा हुआ है तो नाम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और किसका नाम है? राम। बालक का है तो बालक होगा जातिवाचक संज्ञा। तो राम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और बालक होगा जातिवाचक संज्ञा। यानी इस पहले वाक्य में दो संज्ञाएं दिखाई गई हैं। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन गांव जाता है। तो गांव कहाँ जाता है? गांव जाता है। किसी गांव का नाम तो नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ गांव लिखा हुआ है तो होगा जातिवाचक संज्ञा। और कौन जाता है? मोहन। तो मोहन व्यक्ति का नाम है तो मोहन होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब श्याम पढ़ता है तो श्याम है किसी व्यक्ति का नाम, तो श्याम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ तीसरे उदाहरण में ही दो संज्ञाएं नहीं हैं, बाकी के दो उदाहरणों में दो संज्ञाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा आपको दर्शाई गई है। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भाव, दशा या अवस्था का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि खटास, मिठास, ऊंचाई, नीचता, अपनापन इत्यादि। उदाहरण देखते हैं ताकि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा स्पष्ट हो जाए। उदाहरण, राहुल की लंबाई कक्षा में सबसे ज्यादा है। तो लंबाई शब्द यहाँ पे रेखांकित है, इसका अर्थ है कि भाववाचक संज्ञा लंबाई है। यहाँ पर लंबाई शब्द लंबा होने का भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। अगर जैसा कि भाववाचक संज्ञा नाम में ही पता चलता है किसी भाव का नाम दिया गया हो तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अगर आप खुश हैं तो खुश का भाव होगा खुशी, तो खुशी होगा भाववाचक संज्ञा। दुख है तो दुख का भाव होगा दुख, तो दुख होगा भाववाचक संज्ञा। ऊपर है तो ऊंचे खड़े हुए हैं तो ऊंचा का भाव होगा ऊंचाई, तो ऊंचाई होगा बिल्कुल सही भाववाचक संज्ञा। नीचे उतार चढ़ाव, ऐसे कई उदाहरण होते हैं और यहाँ पे भी उदाहरण दिए गए हैं। खटास, मिठास, ऊंचाई, नीचता, अपनापन, बचपन इत्यादि। तो यह सारी भाववाचक संज्ञा होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा के जो दो भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहला भेद दर्शाया गया है समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा एवं उदाहरण। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इससे आपको, इस परिभाषा से आपको ये पता चलता है कि समूहवाचक संज्ञाओं को समुदायवाचक संज्ञाएं भी कहते हैं। यानी अगर कहीं पर भी यह लिखा गया हो कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, तो आप लोग घबराए ना, क्योंकि समुदायवाचक समूहवाचक संज्ञा का ही दूसरा नाम कहलाता है। जिन संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? कोई व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ चल रहा है तो उनके दोस्त भी व्यक्ति हुए, तो ये किस चीज का समूह हो गया? व्यक्तियों का, तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। व्यक्तियों का समूह कहलाएगा झुंड, तो झुंड हो जाएगा या भीड़ हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। या किसी वस्तु का झुंड, गुच्छा हो, जैसे चाबियों का गुच्छा, तो गुच्छा होगा समूहवाचक संज्ञा। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे कि भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड। अब यहाँ पे पुस्तकालय समूहवाचक संज्ञा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि पुस्तकालय में अनेक पुस्तकों का भंडार होता है, तो पुस्तकालय एक समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी आदि। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समूहवाचक संज्ञा समझ आ गया होगा। अब
जातिवाचक संज्ञा के दूसरे भेद की ओर बढ़ते हैं, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा यह नहीं है, बिल्कुल सही, यह है समूहवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण। जैसे ये व्यक्तियों का झुंड है तो ये होगा समूहवाचक संज्ञा, यह पशुओं का झुंड है ये वाचक संज्ञा, यह है सैनिकों का झुंड यह भी होगा समूहवाचक संज्ञा। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण को समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा आ गया। परिभाषा और उदाहरण हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध करते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पदार्थ माने वस्तु, वस्तु जैसे कि हम ले लेते हैं गिलास। गिलास किस चीज का बना है? चांदी, या फिर चांदी का बना है। अगर चांदी लेते हैं तो चांदी क्या है? धातु है, धातु है चांदी एक, और पदार्थ है गिलास। तो धातु चांदी है तो चांदी एक द्रव्य पदार्थ है। कि गिलास किस चीज से बना है तो चांदी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। दूध, घी, गेहूं, सोना, चांदी, ऊर्ध, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं इस तरफ ये उदाहरण सिर्फ द्रव्यवाचक संज्ञा के नहीं है। अब यह एक तरह से आप लोगों के लिए अभ्यास कार्य है कि आप लोगों को पहचानना है जो शब्द लाल रंग में लिखे हुए हैं वो संज्ञा का कौन सा भेद है। हम रोजाना फल खाने चाहिए तो फल क्या होगा? बिल्कुल सही, फल होगा जातिवाचक संज्ञा। मुझे पानी पीना है, पानी, पानी क्या होगा? पानी भी होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। बाजार से सब्जी लेकर आओ, सब्जी जातिवाचक संज्ञा। मेरा मोबाइल मुझे वापस दो, मोबाइल फिर जातिवाचक। हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए, घी किसी अन्य अनाज के नामों को भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो घी अन्य अनाज का नाम है जो हमारे खाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो घी होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे सोने का हार खरीदना है, हार हो गया पदार्थ, सोना हो गया द्रव्य पदार्थ या धातु। तो सोना द्रव्य पदार्थ है तो इसलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न संज्ञा शब्दों के भेद बताए। तो यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं आप लोगों को इन सब संज्ञा शब्दों के भेद बताने हैं। तो आइए हम यह भेद पहचानते हैं। बाजीगर होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, खटास होगा भाववाचक, मेघदूत होगा व्यक्तिवाचक, पांडित्य भाववाचक, महाभारत व्यक्तिवाचक, मानवता भाववाचक, गिरावट भाववाचक, कपिल देव व्यक्तिवाचक, भीड़ समूहवाचक, आदमीयत भाववाचक, अहंकार भाववाचक और अभिनेत्री व्यक्तिवाचक। अब हम और अभ्यास करते हैं। अब यह हमारा दूसरा अभ्यास कार्य है, यानी दूसरा अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है, दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्य पूरे करें। को डैश मनुष्य का शत्रु है? अहम, अहम का होगा अहंकार। खो मेहनत से ही डैश प्राप्त कर सकते हैं, सफल का होगा सफलता।
ग, सूरज की डैश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लाल, लाली। घ, लाल बहादुर शास्त्री का डैश बहुत कठिनाइयों में बीता। बच्चा का बचपन। तो ये इन सब प्रश्नों के उत्तर थे, और अब यह ही प्रश्न की भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्य पूरे करिए। यह दूसरी फॉर्म में भी प्रश्न आ सकता है आप लोगों के एग्जाम्स में। अब फॉर्म क्या हो सकती है? वो फॉर्म यह होगी कि निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बताइए। मतलब बस सिर्फ शब्द लिखे होंगे, यह जो वाक्य हैं ये वाक्य नहीं लिखे होंगे, करनी वही चीज होगी। तो उम्मीद है आपको संज्ञा विषय बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज लाइक माय वीडियो। धन्यवाद।